रीता कुमारी के कथा संसार में आज सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, आगमन एक बसंत का। लेखिका रीता कुमारी जी साहित्य के क्षेत्र से लगभग 22 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। इनकी अनेकों कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो चलिए आज सुनते हैं इनकी एक और कहानी, आगमन एक बसंत का। कॉलेज में दशहरे के पूरे 10 दिनों की छुट्टी हो गई थी। त्यौहार मनाने के लिए अच्छा खासा समय मिल गया था। सभी खुश थे। सबको घर जाने की जल्दी भी थी। स्टाफ रूम समय से पहले ही खाली हो चुका था। बरामदे में सब एक दूसरे को त्यौहार की बधाइयाँ दे रहे थे। उनकी आवाज़ों के भंवर में माधवी का मन तिनका तिनका बिखर रहा था। वह अतीत के गलियारों में भटक रही थी। वैसे भी उसका जीवन एक उद्देश्यहीन भटकाव ही तो बनकर रह गया है। जिन दोनों भाई बहनों कुंदन और नेहा के लिए वह दिन रात मेहनत करती रही, जिनके लिए उसने अपना पूरा कैरियर जीवन दांव पर लगा दिया, उन दोनों को क्या उसकी यातना का रत्ती भर भी ख्याल था? कभी कितना खुश और सुखी थी वह और उसका परिवार। भले ही उसके पापा कम कमाते थे, पर बच्चों की ज़रूरतों का उन्हें हमेशा ख्याल रहता था। यह अलग बात थी कि वह चाहते थे कि कुंदन IAS ऑफिसर बन जाए, जिसके कारण उस पर कुछ ज़्यादा ही खर्च करते थे। इसके लिए वह घर के सभी सदस्यों के खर्चों में कटौती कर कुंदन को महंगे कॉन्वेंट में पढ़ाते थे। बेटियां साधारण स्कूल में ही पढ़ती थी, पर उनकी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखते थे। देखते देखते समय निकल गया और माधवी MSc पूरा कर UGC से नेट क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करने लगी थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात आलोक से हुई, जो लेक्चरर बनने के क्रम में था। जल्द ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पापा रूढ़ियों और परंपराओं की संकीर्णता से बाहर आकर अपनी बेटी की खुशी के लिए विजातीय लड़का आलोक से उसकी शादी के लिए तैयार हुए थे। दोनों परिवारों की सहमति से मंगनी हो गई थी और दोनों तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन नियति को माधवी की खुशी रास नहीं आई। फिर एक रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर माधवी के पापा अनंत में विलीन हो गए। इसके साथ ही उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज के संकीर्ण दायरे में फंसे उसके मायके और होने वाले ससुराल के लोगों ने उसे अपशगुनी करार दे दिया। दुर्भाग्य के इस कठिन समय में सिर्फ एक आलोक ही था जो हर तरह से उसके साथ था। वह अब भी माधवी से शादी करने के लिए तैयार था। साथ ही उसके परिवार की हर तरह से आर्थिक मदद भी करना चाहता था। पर यह माधवी के लिए निर्णय की घड़ी थी। अब उसके सामने उसकी माँ गायत्री देवी थी, जो एक सीधी सादी, घरेलू और पूरी तरह पति पर निर्भर महिला थी। पापा के बाद दुख और संताप से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। छोटी बहन नेहा और भाई कुंदन का भविष्य भी दांव पर लगा था। ऐसी परिस्थितियों में सबके सदमे की स्थिति में छोड़कर भला वह कैसे शादी कर सकती थी? उसने तत्काल निर्णय लिया, वह अपने परिवार की डूबती नैया को खुद पार लगाएगी, अपने पापा का स्थान लेगी। आलोक ने बहुत समझाया कि वह उसके परिवार का पूरा साथ देगा, पर माधवी नहीं मानी। शादी के बाद की पाबंदियों से वह अनजान नहीं थी। आलोक को उसने अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर यह कहकर भेज दिया कि तुम कहीं और शादी कर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, खुश रहोगे, तो मैं भी खुश रह पाऊँगी। अपने घर वालों को इस दुखद स्थिति में छोड़कर मैं शादी नहीं कर सकती। उसकी जिद के आगे झुककर हार कर आलोक उससे दूर चला गया। लोगों की कटुता और अपमान के गरल को गले से गटक कर वह अपनी पढ़ाई को तिलांजलि दे जल्द ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। स्कूल के बाद वह ट्यूशन भी करने लगी, जिससे घर की गाड़ी पहले की तरह ही पटरी पर आ गई थी। नेहा और कुंदन पापा की तरह ही उसका सम्मान करते और हर बात में उसकी राय लेते।
कुंदन की पढ़ाई में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेहा के कहने पर उसने उसे भी कोचिंग में भेजने लगी थी। जैसे जैसे घर के खर्चे बढ़ रहे थे, उसकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अपनी ज़रूरतों के लिए नेहा और कुंदन जब माँ से पैसे लेने लगे थे, क्योंकि वह सारे पैसे माँ को सौंप देती थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे ही कुंदन और नेहा कॉलेज में पढ़ने लगे, दोनों के ही खर्चे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। घर का ढांचा ही बदलने लगा था। सारी सुविधाओं के बावजूद कुंदन की पढ़ाई का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा था। उसकी सारी गतिविधियां भी बदलने लगी थी। अपने साथ पढ़ने वाले समृद्ध घर के लड़कों के साथ उसकी आवारागर्दी बढ़ने लगी थी। माँ को तो वह कुछ समझता ही नहीं था। जिस दीदी के सामने आने से वह पहले घबराता था, अब उससे भी जुबान लड़ाने लगा था। छोटी छोटी बातों पर जब माधवी उसे डांटती तो सामने तनकर खड़ा हो जाता। नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लोगी? ज़्यादा रोब दिखाओगी तो घर छोड़ दूंगा। जब तक वह अपनी दीदी को अपने व्यवहार से हतप्रभ कर गुस्से से पैर पटकता चला जाता। उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करे। उसे लगता माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार और चुप्पी ही कुंदन को बर्बाद कर रहा था। एक छुट्टी के दिन जब वह कुछ सामान लेकर लौट रही थी, रास्ते में गायत्री चाची मिल गई, जो माँ के समान ही उसे प्यार करती थी। जिद करके वे उसे अपने घर ले गई। घर पहुँचते ही उसे लिए हुए सीधे अपने बेडरूम में आ गई। बिना किसी भूमिका के बोली, तुम्हें कुछ पता भी है? जिन दोनों भाई बहनों के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो, वे क्या कर रहे हैं? जब वही दोनों अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, तुम्हारी सारी मेहनत और त्याग व्यर्थ हो जाएगा। एक अनजानी आशंका से उसका स्वर थरथरा उठा। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी इसी नासमझी का तो रोना है। तुमने कभी कुंदन की संगति पर ध्यान दिया है? बड़े बड़े पैसे और असुख वाले क्रिमिनल टाइप लोगों के बेटों के साथ उसकी दोस्ती है, जो किसी भी तरह उसके गलत काम करने से परहेज नहीं करते। अब तुम ही सोचो, कुंदन का क्या हल होगा। और तुम्हारी नेहा, वह भी कुछ कम नहीं है। जब देखो सक्सेना साहब के लड़के विक्की के साथ यहाँ वहाँ घूमती नज़र आती है। उस दिन खुद मैंने उन दोनों को पटना के एक प्रसिद्ध होटल से बाहर निकलते देखा था। लड़का ढंग का होता तो उन दोनों की शादी की बात भी सोची जा सकती थी। विक्की इस मामले में कितना बदनाम है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। जाने कैसे नेहा इसके जाल में फंस गई है। तुम्हें सब कुछ बताना ज़रूरी हो गया था इसलिए, वरना। वह बोलते बोलते चुप हो गई थी। सब कुछ सुनकर माधवी सन्न रह गई। गायत्री चाची के अलावा कोई दूसरा होता तो एक बार ज़रूर सोचती, पर गायत्री चाची कभी झूठ बोल ही नहीं सकती थी। वह चुपचाप उठकर घर चली आई। पापा के जाने के बाद पहली बार वह देर तक तकिए में मुंह छुपाए फूट फूट कर रोती रही। थोड़ी देर बाद माँ के हाथ का स्पर्श पाकर वह चौंक पड़ी। यथासंभव अपने आंसू छुपाती उठ बैठी, पर माँ को अंदाज़ा लग गया था कि जिस बात को वह पूरे छल बल कौशल से अब तक इस बेटी से छुपाती आई थी, उसे उस बात की भनक लग गई है। माँ, नेहा कहाँ है? माधवी की आवाज़ सुन गायत्री देवी को जैसे सांप सूंघ गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उनके बोल फूटे। शायद उनके अंदर छुपा कर रखी गई बातों के उद्गार के लिए वह हिम्मत जुटा रही थी। क्या कहूँ, इस लड़की ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। तुम सुबह से शाम तक खुद परेशान रहती हो तो क्या बताती इसकी करतूतें। मैं खुद कोशिश की, पर उस लड़के ने नेहा से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अपने पापों से हाथ झाड़ लिया और नेहा को बीच मझधार में छोड़कर चला गया। तब कोई उपाय नहीं देखा। आज सुबह ही बस से हाजीपुर जाकर उसे सरला के पास छोड़ आई हूँ। माधवी को समझते देर नहीं लगी कि माँ उसे सरला के मौसी के पास क्यों छोड़ आई है। माँ की चचेरी बहन सरला मौसी डॉक्टर थी, अक्सर माँ के सुख दुख में काम आती थी। अब शायद नेहा को उसके कलंक से मुक्त कराने के सहायक बन रही थी। सब सुनकर माधवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सलाखों से उसके सीने में
उतार दिया हो। पापा के जाने के बाद उसने कठिन परिश्रम कर दोनों भाई बहन के जीवन को संवारने की हर संभव कोशिश की, क्योंकि पापा हमेशा उसकी चेतना में रहते। कभी उनकी खुशियाँ जिस बात में थी उसी में आज उसकी भी खुशियाँ थी, पर सारे समीकरण कहाँ गड़बड़ा गए वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। एक हफ्ते बाद माँ नेहा को सरला मौसी के यहाँ से लाकर बड़े मामा जी के पास मोतिहारी छोड़ आई। इस घटना के 2 महीने बाद अचानक एक दिन माँ उससे बोली, कहते तो मेरी जुबान जलती है बिटिया, पर क्या करूँ। नेहा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू बड़ी है, पर तुझसे छोटी बहन की शादी की बात करने आई हूँ। तुम्हारे मामा जी ने नेहा की शादी के लिए कॉरपोरेशन में कार्यरत एक लड़के के घर वालों से बात की है। नेहा उन लोगों को पसंद है। तू थोड़ा कर्ज लेकर कुछ पैसे और गहने कपड़े जो पापा ने तेरे लिए बनवाए थे दे देती तो यह शादी निपट जाती। लड़के वालों की कोई मांग नहीं है। ठीक है अम्मा, सारे गहने दे दो, ये सब अब मेरे किस काम के हैं। पैसों का भी इंतज़ाम कर दूंगी। उसकी बातें सूल की तरह माँ के कलेजे में उतर गई। बड़ी बेटी की शादी की चर्चा किए बगैर छोटी की शादी में उत्साह दिखाना उन्हें खुद ही शर्मिंदा कर रहा था। नेहा के जीवन को व्यवस्थित करते करते दूसरी परेशानी आ खड़ी हुई। कुंदन को ड्रग्स बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल से कुंदन के छूटने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। तभी माधवी को याद आया, उसके पापा के एक पुराने घनिष्ठ मित्र का बेटा उन दिनों पटना का एसपी था। माधवी ने जब उससे बातें की तो उसके पापा का ख्याल कर उन लोगों ने कुंदन को किसी तरह जेल से रिहा करवा तो दिया, पर इस शर्त पर कि वह अब कोई काम धंधा शुरू करेगा, फिर दोबारा ऐसे कामों में नहीं पड़ेगा, वरना वे लोग मदद नहीं करेंगे। फिर मुड़कर पीछे देखेगा तो उसका कोई मददगार नहीं आएगा उसके सामने। कुंदन के जेल से रिहा होते ही गायत्री देवी उसे लेकर मुजफ्फरपुर चली गई। वहीं उन्होंने उसे अपने छोटे भाई के बिजनेस में पार्टनर बना दिया। कुंदन और नेहा के जीवन को व्यवस्थित करते करते पटना का घर भी बिक गया। इसके साथ ही माँ भी पटना छोड़कर ज़्यादातर कुंदन के पास ही रहने लगी। इस बीच माधवी के लिए सिर्फ एक बात अच्छी हुई कि उसे लेक्चरर की नौकरी मिल गई। कॉलेज के कैंपस में ही क्वार्टर भी मिल गया। इधर कुंदन ने खुद ही शादी कर ली। माँ और भी व्यस्त हो गई। अपने कहे जाने वाले सभी लोग माधवी से दूर हो गए। सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। किसी को अब उसकी फिक्र नहीं थी। जिनके लिए उसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वे निसंकोच अपनी मनमानी करते रहे। सर अधिकार उसके रुपया पैसा लेते रहे, पर उसकी भावनाओं का किसी को ख्याल नहीं था। दिन प्रतिदिन माधवी के जीवन का सुनापन बढ़ता जा रहा था। माधवी को लगने लगा था कि उसका पूरा जीवन ही बिखर गया है। कभी अपने परिवार की रक्षा के लिए वह चट्टान सी आकर सामने खड़ी हुई थी। आज वही चट्टान जिंदगी की तेज़ रफ्तार में टूट टूट कर बिखर रहा था, पर उसे समेटने वाला कोई नहीं था। कई लोग उसके जीवन के सूनेपन को देखकर उसे शादी कर लेने की सलाह देते, पर उसे घर परिवार की चाह ही नहीं रही। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अचानक उसकी तंद्रा तब भंग हो गई जब कॉलेज के एक स्टाफ ने आकर बताया कि स्टाफ रूम बंद करना है, सभी लोग जा चुके हैं। वह अपना बैग उठाकर अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। ताला खोलने जा ही रही थी कि उसकी नज़र सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी जो शायद उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। दोनों की नज़रें मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे सारी कायनात ही थम गई हो। वह जरबत सामने खड़े आलोक को निहार रही थी। तभी आलोक की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। यूं ही बाहर खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ, वह दरवाज़ा खोलते हुए बोली। ड्राइंग रूम में उसे बैठा माधवी 2 कप कॉफ़ी बना लाई। कॉफ़ी का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, अब बताओ, फ़िलहाल अभी तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी और बच्चे सब कैसे हैं? एक ही सांस में उसने मन में उठते सारे सवाल पूछ लिए। आलोक हंसते हुए बोला, ज़रा सांस लेकर पूछो। फ़िलहाल अभी मैं दिल्ली में हूँ और वहीं के एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई शादी वादी नहीं की है।
अब तुम पूछोगी क्यों? तो भाई आज भी उस लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ जो अपना शादी का मंडप छोड़कर अपने भाई बहनों के प्रति अपना फ़र्ज़ पूरा करने गई थी। आज मैं ख़ास तौर से उससे मिलकर यह पूछने आया हूँ कि उसने अपने सारे फ़र्ज़ पूरे किए या अभी भी कुछ बाकी है। अगर हाँ फ़र्ज़ पूरे कर लिए हैं तो वह चले अपने उस घर में जहाँ उसका एक दोस्त आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है। हाँ आलोक, मैंने अपने सारे फ़र्ज़ पूरे किए, फिर भी अब मेरे पास न कोई मेरा अपना है न कोई अपना घर है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसके आंसुओं से भीगे स्वर ने आलोक को अंदर तक हिला दिया। गलत, पूरी तरह गलत। तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा हमसफ़र और तुम्हारा दोस्त है, जिसे भले ही तुमने दूर कर दिया था पर वह तुमसे कभी दूर गया ही नहीं। वह उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। एक आत्मीय स्पर्श ने बरसों से दबाई गई तृष्णा को उभार दिया। माधवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। थोड़ी देर दोनों यूं ही एक दूसरे को थामे बैठे रहे। यह पतझड़ के बाद बसंत के आगमन का आगाज़ था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी आगमन एक बसंत का। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।